एक पाठक मैक्सिम गोर्की। रात काफ़ी हो गई थी जब मैं उस घर से विदा हुआ जहां मित्रों की एक गोष्ठी में अपनी प्रकाशित कहानियों में से एक का मैंने अभी पाठ किया था। उन्होंने तारीफ के पुल बांधने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और मैं धीरे धीरे मगन भाव से सड़क पर चल रहा था। मेरा हृदय आनंद से छलक रहा था और जीवन के एक ऐसे सुख का अनुभव मैं कर रहा था जैसा पहले कभी नहीं किया था। फरवरी का महीना था। रात साफ थी और खूब तारों से जड़ा मेघ रहित आकाश धरती पर स्फूर्तिदायक शीतलता का संचार कर रहा था जो नई गिरी बर्फ से 16 श्रृंगार किए हुए थी। इस धरती पर लोगों की नज़रों में कुछ होना अच्छा लगता है, मैंने सोचा, और मेरे भविष्य के चित्र में उजले रंग भरने में मेरी कल्पना ने कोई कोताही नहीं की। हाँ, तुमने एक बहुत प्यारी सी चीज लिखी है, इसमें कोई शक नहीं। मेरे पीछे सहसा कोई गुनगुना उठा। मैं अचरज से चौंका और घूमकर देखने लगा। काले कपड़े पहने एक छोटे कद का आदमी आगे बढ़कर निकट आ गया और पैनी लघु मुस्कान के साथ मेरे चेहरे पर उसने अपनी आंखें जमा दी। उसकी हर चीज पैनी मालूम होती थी। उसकी नज़र, उसके गालों की हड्डियां, उसकी दाढ़ी जो बकरे की दाढ़ी की तरह नोकदार थी, उसका समूचा छोटा सा मुरझाया सा ढांचा जो कुछ इतना विचित्र नोक नुकीलापन लिए था कि आंखों में चुभता था। उसकी चाल हल्की और निशब्द थी। ऐसा मालूम होता था जैसे वह बर्फ पर फिसल रहा हो। गोष्ठी में जो लोग मौजूद थे उनमें वह मुझे नजर नहीं आया था, इसलिए उसकी टिप्पणी ने मुझे चकित कर दिया था। वह कौन था और कहां से आया था? क्या आपने मतलब मेरी कहानी सुनी थी? मैंने पूछा। हाँ, मुझे उसे सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसकी आवाज तेज थी। उसके पतले होंठ और छोटी काली मूछें थीं जो उसकी मुस्कान को नहीं छिपा पाती थीं। मुस्कान उसके होंठों से विदा होने का नाम ही नहीं लेती थी और यह मुझे बड़ा अटपटा मालूम हो रहा था। अपने आप को अन्य सबसे अनोखा अनुभव करना बड़ा सुखद मालूम होता है, क्यों, ठीक है ना? मेरे साथी ने पूछा। मुझे इस प्रश्न में ऐसी कोई बात नहीं लगी जो असाधारण हो, सो मुझे सहमति प्रकट करने में देर नहीं लगी। हो पतली उंगलियों से अपने छोटे हाथों को मलते हुए वह तीखी हंसी हंसा। उसकी हंसी मुझे अपमानित करने वाली थी। तुम बड़े हंसमुख मालूम होते हो, मैंने रूखी आवाज में कहा। अरे हाँ, बहुत, मुस्कुराते और सिर हिलाते हुए उसने ताकीद की। साथ ही मैं बाल की खाल निकालने वाला भी हूं, क्योंकि मैं हमेशा चीजों को जानना चाहता हूं, हर चीज को जानना चाहता हूं। वह फिर अपनी तीखी हंसी हंसा और बेद देने वाली अपनी काली आंखों से मेरी ओर देखता रहा। मैंने अपने कद की ऊंचाई से एक नजर उस पर डाली और ठंडी आवाज में पूछा, माफ करना, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि मुझे किससे बातें करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? मैं कौन हूं? क्या तुम अनुमान नहीं लगा सकते? जो हो, फिलहाल तुम्हें आदमी का नाम उस बात से ज्यादा महत्वपूर्ण मालूम होता है जो कि वह कहने जा रहा है। निश्चय नहीं, लेकिन यह कुछ बहुत ही अहम है, मैंने जवाब दिया। उसने मेरी आस्तीन पकड़कर उसे एक हल्का सा झटका दिया और शांत हंसी के साथ कहा, होने दो अजीब, आदमी कभी तो जीवन की साधारण और घिसी पिटी सीमाओं को लांघना चाहता ही है। अगर ऐतराज ना हो तो आओ जरा खुलकर बातें करें। समझ लो कि मैं तुम्हारा एक पाठक हूं, एक विचित्र प्रकार का पाठक जो यह जानना चाहता है कि कोई पुस्तक, मिसाल के लिए तुम्हारी अपनी लिखी हुई पुस्तकें, कैसे और किस उद्देश्य के लिए लिखी गई हैं। बोलो, इस तरह की बातचीत पसंद करोगे? ओह जरूर, मैंने कहा। मुझे खुशी होगी। ऐसे आदमी से बातचीत करने का अवसर रोज रोज नहीं मिलता। लेकिन मैंने यह झूठ कहा था क्योंकि मुझे यह सब बेहद नागवार मालूम हो रहा था। फिर भी मैं उसके साथ चलता रहा धीमे कदमों से, शिष्टाचार की ऐसी मुद्रा बनाए मानो मैं उसकी बात ध्यान से सुन रहा हूं। मेरा साथी क्षण भर के लिए चुप हो गया और फिर बड़े विश्वासपूर्ण स्वर में उसने कहा, मानवीय व्यवहार में निहित उद्देश्यों और इरादों से ज्यादा विचित्र और महत्वपूर्ण चीज इस दुनिया में और कोई नहीं है। तुम यह मानते हो ना?
मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। मैं ठिठक गया। उसके शब्दों ने मुझे स्तब्ध कर दिया था। किसी और ही अर्थ में उसने इन शब्दों का उच्चारण किया था और इतनी गंभीरता से किया था कि वे उस भविष्य का उद्घोष मालूम होते थे। मैं ठिठक गया था, लेकिन उसने मेरी बांह पकड़ी और चुपचाप किंतु दृढ़ता के साथ आगे बढ़ चला। रुको नहीं, मेरे साथ तुम सही रास्ते पर हो, उसने कहा। बात शुरू करो। तुम मुझे यह बताओ कि साहित्य का उद्देश्य क्या है। मेरा अचरज बढ़ता जा रहा था और आत्मसंतुलन घटता जा रहा था। आखिर यह आदमी मुझसे चाहता क्या है और यह कौन है? निसंदेह वह एक दिलचस्प आदमी था, लेकिन मैं उससे खींच उठा था। उससे पिंड छुड़ाने की एक और कोशिश करते हुए जरा तेजी से आगे की ओर लपका, लेकिन वह पीछे ना रहा। साथ चलते हुए शांत भाव से बोला, मैं तुम्हारी दिक्कत समझ सकता हूं। एकाएक साहित्य के उद्देश्य की व्याख्या करना तुम्हारे लिए कठिन है। कहो तो मैं कोशिश करूं। उसने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा, लेकिन मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना कहने लगा, शायद इस बात से तुम सहमत होगे अगर मैं कहूं कि साहित्य का उद्देश्य है खुद अपने को जानने में इंसान की मदद करना, उसके आत्मविश्वास को दृढ़ बनाना और उसके सत्यान्वेषण को सहारा देना, लोगों की अच्छाइयों का उद्घाटन करना और सौंदर्य की पवित्र भावना से उनके जीवन को शुभ बनाना। क्यों, इतना तो मानते हो? हाँ, मैंने कहा। कमोवेश यह सही है, यह तो सभी मानते हैं कि साहित्य का उद्देश्य लोगों को और अच्छा बनाना है। तब देखो ना, लेखक के रूप में तुम कितने ऊंचे उद्देश्य के लिए काम करते हो। मेरे साथी ने गंभीरता के साथ अपनी बात पर जोर देते हुए कहा और फिर अपनी वही तीखी हंसी हंसने लगा। हो, यह मुझे बड़ा अपमानजनक लगा। मैं दुख और खींच से चीख उठा। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? आओ थोड़ी देर बाग में चलकर बैठते हैं, उसने फिर एक हल्की हंसी हंसते हुए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए कहा। उस समय हम नगर बाग की एक वीथिका में थे। चारों ओर बबूल और लिलक की नंगी टहनियां दिखाई दे रही थीं, जिन पर बर्फ की परत चढ़ी हुई थी। वे चांद की रोशनी में चमचमाती मेरे सिर के ऊपर भी छाई हुई थी और ऐसा मालूम होता था जैसे बर्फ का कवच पहने ये सख्त टहनियां मेरे सीने को बेधकर सीधे मेरे हृदय तक पहुंच गई हों। मैंने बिना एक शब्द कहे अपने साथी की ओर देखा। उसके व्यवहार ने मुझे चक्कर में डाल दिया था। इसके दिमाग का कोई पुर्जा ढीला मालूम होता है, मैंने सोचा और इसके व्यवहार की इस व्याख्या से अपने मन को संतोष देने की कोशिश की। शायद तुम्हारा ख्याल है कि मेरा दिमाग कुछ चल गया है, उसने जैसे मेरे भावों को ताड़ते हुए कहा। लेकिन ऐसे ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो, यह तुम्हारे लिए नुकसानदेह और अशोभन है। बजाय इसके कि हम उस आदमी को समझने की कोशिश करें जो हमसे भिन्न है, इस बहाने की ओट लेकर हम उसे समझने के झंझट से छुट्टी पा जाना चाहते हैं। मनुष्य के प्रति मनुष्य की दुखद उदासीनता का यह बहुत ही पुष्ट प्रमाण है। ओह ठीक है, मैंने कहा। मेरी खींच बराबर बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन माफ करना, मैं अब चलूंगा, काफी समय हो गया है। जाओ, अपने कंधों को बिचकाते हुए उसने कहा। जाओ, लेकिन यह जान लो कि तुम खुद अपने से भाग रहे हो। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं वहां से चल दिया। वह बाग में ही टीले पर रुक गया। वहां से वोल्गा नजर आती थी, जो अब बर्फ की चादर ताने थी, और ऐसा मालूम होता था जैसे बर्फ की उस चादर पर सड़कों के काले काले फीते टंगे हो। सामने दूर तट के निस्तब्ध और उदासी में डूबे विस्तृत मैदान फैले थे। वह वहीं पड़ी हुई एक बेंच पर बैठ गया और सूने मैदानों की ओर ताकता हुआ सीटी की आवाज में एक परिचित गीत गुनगुनाने लगा। वो क्या दिखाएंगे राह हमको, जिन्हें खुद अपनी खबर नहीं। मैंने घूमकर उसकी ओर देखा। अपनी कुहनी को घुटने पर और ठोड़ी की हथेली पर टिकाए मुंह से सीटी बजाता वह मेरी ही ओर नजर जमाए हुए था और चांदनी से चमकते उसके चेहरे पर उसकी नन्ही काली मूछें फड़क रही थीं। यह समझकर कि यही विधि का विधान है, मैंने उसके पास लौटने का निश्चय कर लिया। तेज कदमों से मैं वहां पहुंचा और उसके बराबर में बैठ गया।
देखो, अगर हमें बात करनी है तो सीधे साधे ढंग से करनी चाहिए, मैंने आवेशपूर्वक लेकिन स्वयं को संयत रखते हुए कहा। लोगों को हमेशा ही सीधे साधे ढंग से बात करनी चाहिए, उसने सिर हिलाते हुए स्वीकार किया। लेकिन यह तुम्हें भी मानना पड़ेगा कि अपने उस ढंग से काम लिए बिना मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता था। आजकल सीधी सादी और साफ बातों को नीरस और रूखी कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन असल बात यह है कि हम खुद ठंडे और कठोर हो गए हैं और इसलिए हम किसी भी चीज में जोश या कोमलता लाने में असमर्थ रहते हैं। हम तुच्छ कल्पनाओं और दीवा स्वप्नों में रमना तथा अपने आप को कुछ विचित्र और अनोखा जताना चाहते हैं, क्योंकि जिस जीवन की हमने रचना की है वह नीरस, बेरंग और उबाऊ है। जिस जीवन को हम कभी इतनी लगन और आवेश के साथ बदलने चले थे, उसने हमें कुचल और तोड़ डाला है। एक पल चुप रहकर उसने पूछा, क्यों, मैं ठीक कहता हूं ना? हाँ, मैंने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। तुम बड़ी जल्दी घुटने टेक देते हो। तीखी हंसी हंसते हुए मेरे प्रतिवादी ने मेरा माखौल उड़ाया। मैं पस्त हो गया। उसने अपनी पैनी नजर मुझ पर जमा दी और मुस्कुराता हुआ बोला, तुम जो लिखते हो उसे हजारों लोग पढ़ते हैं। तुम किस चीज का प्रचार करते हो? और क्या तुमने कभी अपने से यह पूछा है कि दूसरों को सीख देने का तुम्हें क्या अधिकार है? जीवन में पहली बार मैंने अपनी आत्मा को टटोला, उसे जांचा परखा। हाँ, तो मैं किस चीज का प्रचार करता हूं? लोगों से कहने के लिए मेरे पास क्या है? क्या वही सब चीजें जिन्हें हमेशा कहा सुना जाता है, लेकिन जो आदमी को बदलकर बेहतर नहीं बनाती? और उन विचारों तथा नीति वचनों का प्रचार करने का मुझे क्या हक है, जिनमें ना तो मैं यकीन करता हूं और ना जिन्हें मैं लाता हूं? जब मैंने खुद उनके खिलाफ आचरण किया, तब क्या यह सिद्ध नहीं होता कि उनकी सच्चाई में मेरा विश्वास नहीं है? इस आदमी को मैं क्या जवाब दूं जो मेरी बगल में बैठा है? लेकिन उसने मेरे जवाब की प्रतीक्षा से ऊबकर फिर बोलना शुरू कर दिया। एक समय था जब यह धरती लेखन कला विशारदों, जीवन और मानव हृदय के अध्येताओं और ऐसे लोगों से आबाद थी जो दुनिया को अच्छा बनाने की सर्वप्रबल आकांक्षा एवं मानव प्रकृति में गहरे विश्वास से अनुप्राणित थे। उन्होंने ऐसी पुस्तकें लिखी जो कभी विस्मृति के गर्भ में विलीन नहीं होंगी, कारण वे अमर सच्चाइयों को अंकित करती हैं और उनके पन्नों से कभी मलिन न होने वाला सौंदर्य प्रस्फुटित होता है। उनमें चित्रित पात्र जीवन के सच्चे पात्र हैं, क्योंकि प्रेरणा ने उनमें जान फूंकी है। उन पुस्तकों में साहस है, दहकता हुआ गुस्सा और उन्मुक्त सच्चा प्रेम है, और उनमें एक शब्द भी भर्ती का नहीं है। तुमने, मैं जानता हूं, ऐसी पुस्तकों से अपनी आत्मा के लिए पोषण ग्रहण किया है, फिर भी तुम्हारी आत्मा उसे पचा नहीं सकी। सत्य और प्रेम के बारे में तुम जो लिखते हो वह झूठा और अनुभूति शून्य प्रतीत होता है। लगता है जैसे शब्द जबरदस्ती मुंह से निकाले जा रहे हों। चंद्रमा की तरह तुम दूसरे की रोशनी से चमकते हो, और यह रोशनी भी बुरी तरह मलिन है। वह परछाइयां खूब डालती है, लेकिन आलोक कम देती है, और गर्मी तो उसमें जरा भी नहीं है। असल में तुम खुद गरीब हो, इतने कि दूसरों को ऐसी कोई चीज नहीं दे सकते जो वस्तुतः मूल्यवान हो, और जब देते भी हो तो सर्वोच्च संतोष की इस सजग अनुभूति के साथ नहीं कि तुमने सुंदर विचारों और शब्दों की निधि में वृद्धि करके जीवन को संपन्न बनाया है। तुम केवल इसलिए देते हो कि जीवन से और लोगों से अधिकाधिक ले सको। तुम इतने दरिद्र हो कि उपहार नहीं दे सकते, या तुम सूदखोर हो और अनुभव के टुकड़ों का लेन देन करते हो ताकि तुम ख्याति के रूप में सूद बटोर सको। तुम्हारी लेखनी चीजों की सतह को ही खरोचती है। जीवन की तुच्छ परिस्थितियों को ही तुम निरर्थक ढंग से कोचते कुरेदते रहते हो। तुम साधारण लोगों के साधारण भावों का वर्णन करते रहते हो सकता है इससे तुम उन्हें अनेक साधारण महत्वहीन सच्चाइयां सिखाते हो, लेकिन क्या तुम कोई ऐसी रचना भी कर सकते हो जो मनुष्य की आत्मा को ऊंचा उठाने की क्षमता रखती हो? नहीं, तो क्या तुम सचमुच इसे इतना महत्वपूर्ण समझते हो
कि हर जगह पड़े हुए कूड़े के ढेरों को कुड़ेदा जाए और यह सिद्ध किया जाए कि मनुष्य बुरा है, मूर्ख है, आत्मसम्मान की भावना से बेखबर है, परिस्थितियों का गुलाम है, पूर्णतया और हमेशा के लिए कमजोर, दयनीय और अकेला है? अगर तुम पूछो तो मनुष्य के बारे में ऐसा घृणित प्रचार मानवता के शत्रु करते हैं। और दुख की बात यह है कि वे मनुष्य के हृदय में यह विश्वास जमाने में सफल भी हो चुके हैं। तुम ही देखो, मानव मस्तिष्क आज कितना ठस हो गया है और उसकी आत्मा के तार कितने बेआवाज हो गए हैं। यह कोई अचरज की बात नहीं है। वह अपने आप को उसी रूप में देखता है जैसा कि वह पुस्तकों में दिखाया जाता है। और पुस्तकें, खासतौर पर प्रतिभा का भ्रम पैदा करने वाली वाक चपलता से लिखी गई पुस्तकें, पाठकों को हतबुद्धि करके एक हद तक उन्हें अपने वश में कर लेती हैं। अगर उनमें मनुष्य को कमजोर, दयनीय, अकेला दिखाया गया है तो पाठक उनमें अपने को देखते समय अपना भोलापन तो देखता है, लेकिन उसे यह नजर नहीं आता कि उसके सुधार की भी कोई संभावना हो सकती है। क्या तुम में इस संभावना को उभार कर रखने की क्षमता है? लेकिन यह तुम कैसे कर सकते हो जबकि तुम खुद ही, जाने दो, मैं तुम्हारी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि मेरी बात काटने या अपने को सही ठहराने की कोशिश किए बिना तुम मेरी बात सुन रहे हो। तुम अपने आप को मसीहा के रूप में देखते हो, समझते हो कि बुराइयों को खोलकर रखने के लिए खुद ईश्वर ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है ताकि अच्छाइयों की विजय हो। लेकिन बुराइयों को अच्छाइयों से छांटते समय क्या तुमने यह नहीं देखा कि ये दोनों एक दूसरे से गुथी हुई हैं और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता? मुझे तो इसमें भी भारी संदेह है कि खुदा ने तुम्हें अपना मसीहा बनाकर भेजा है। अगर वह भेजता तो तुमसे ज्यादा मजबूत इंसानों को इस काम के लिए चुनता। उनके हृदयों में जीवन, सत्य और लोगों के प्रति गहरे प्रेम की ज्योत जगाता, ताकि वे अंधकार में उसके गौरव और शक्ति का उद्घोष करने वाली मशालों की भांति आलोक फैलाएं। तुम लोग तो शैतान की मोहर दागने वाली छड़ की तरह धुआं देते हो और यह धुआं लोगों को आत्मविश्वासहीनता के भावों से भर देता है। इसीलिए तुमने और तुम्हारी जाति के अन्य लोगों ने जो कुछ भी लिखा है, उस सब का एक सचेत पाठक मैं तुमसे पूछता हूं, तुम क्यों लिखते हो? तुम्हारी कृतियां कुछ नहीं सिखाती और पाठक सिवा तुम्हारे किसी चीज पर लज्जा अनुभव नहीं करता। उनकी हर चीज आम साधारण है। आम साधारण लोग, आम साधारण विचार, आम साधारण घटनाएं। आत्मा के विद्रोह और आत्मा के पुनर्जागरण के बारे में तुम लोग बोलना कब शुरू करोगे? तुम्हारे लेखन में रचनात्मक जीवन की वह ललकार कहाँ है? वीरत्व के दृष्टांत और प्रोत्साहन के वे शब्द कहाँ हैं जिन्हें सुनकर आत्मा आकाश की ऊंचाइयों को छूती है? शायद तुम कहो, जो कुछ हम पेश करते हैं उसके सिवा जीवन में अन्य नमूने मिलते कहाँ हैं? ना, ऐसी बात मुंह से ना निकालना। यह लज्जा और अपमान की बात है कि वह जिसे भगवान ने लिखने की शक्ति प्रदान की है, जीवन के सम्मुख अपनी पंगुता और उससे ऊपर उठने में अपनी असमर्थता को स्वीकार करे। अगर तुम्हारा स्तर भी वही है जो आम जीवन का, अगर तुम्हारी कल्पना ऐसे नमूनों की रचना नहीं कर सकती जो जीवन में मौजूद ना रहते हुए भी उसे सुधारने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, तब तुम्हारा कृतित्व किस मर्ज की दवा है? तब तुम्हारे धंधे की क्या सार्थकता रह जाती है? लोगों के दिमागों को उनके घटना विहीन जीवन के फोटोग्राफिक चित्रों का गोदाम बनाते समय अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछो कि ऐसा करके तुम नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो। कारण अब तुम्हें यह तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए कि तुम जीवन का ऐसा चित्र पेश करने का ढंग नहीं जानते जो लज्जा की एक प्रतिशोधपूर्ण चेतना को जन्म दे, जीवन के नए स्पंदन को तीव्र और उसमें स्फूर्ति का संचार करना चाहते हो, जैसा कि अन्य लोग कर चुके हैं। मेरा विचित्र साथी रुक गया और मैं बिना कुछ बोले उसके शब्दों पर सोचता रहा। थोड़ी देर बाद उसने फिर कहा, एक बात और, क्या तुम ऐसी आह्लादपूर्ण हास्य रचना कर सकते हो जो आत्मा का सारा मैल धो डाले? देखो ना, लोग एकदम भूल गए हैं कि ठीक ढंग से कैसे हंसा जाता है। वे
उत्साह से हंसते हैं, वे कमीनपन से हंसते हैं, वे अक्सर अपने आंसुओं को बेंध कर हंसते हैं। वे हृदय के उस समूचे उल्लास से कभी नहीं हंसते जिससे वयस्कों के पेट में बल पड़ जाते हैं, पसलियां बोलने लगती हैं। अच्छी हंसी एक स्वास्थ्यप्रद चीज है। यह अत्यंत आवश्यक है कि लोग हंसें। आखिर हंसने की क्षमता उन गिनी चुनी चीजों में से एक है जो मनुष्य को पशु से अलग करती है। क्या तुम निंदा की हंसी के अलावा अन्य किसी प्रकार की हंसी को भी जन्म दे सकते हो? निंदा की हंसी तो बाजारू हंसी है जो मानव जीवधारियों को केवल हंसी का पात्र बनाती है कि उसकी स्थिति दयनीय है। तुम्हें अपने हृदय में मनुष्य की कमजोरियों के लिए महान घृणा का और मनुष्य के लिए महान प्रेम का पोषण करना चाहिए। तभी तुम लोगों को सीख देने के अधिकारी बन सकोगे। अगर तुम घृणा और प्रेम दोनों में से किसी का अनुभव नहीं कर सकते तो सिर नीचा रखो और कुछ कहने से पहले 100 बार सोचो। सुबह की सफेदी अब फूट चली थी, लेकिन मेरे हृदय में अंधेरा गहरा रहा था। यह आदमी जो मेरे अंतर के सभी भेदों से वाकिफ था अब भी बोल रहा था। सब कुछ के बावजूद जीवन पहले से अधिक प्रशस्त और अधिक गहरा होता जा रहा है, लेकिन यह बहुत धीमी गति से हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास इस गति को तेज बनाने के लायक ना तो शक्ति है ना ज्ञान। जीवन आगे बढ़ रहा है और लोग दिन पर दिन अधिक और अधिक जानना चाहते हैं। उनके सवालों के जवाब कौन दे? यह तुम्हारा काम है। लेकिन क्या तुम जीवन में इतने गहरे बैठे हो कि उसे दूसरों के सामने खोलकर रख सको? क्या तुम जानते हो कि समय की मांग क्या है? क्या तुम्हें भविष्य की जानकारी है? और क्या तुम अपने शब्दों से उस आदमी में नई जान फूंक सकते हो जिसे जीवन की नीचता ने भ्रष्ट और निराश कर दिया है? यह कहकर वह चुप हो गया। मैंने उसकी ओर नहीं देखा। याद नहीं कौन सा भाव मेरे हृदय में छाया हुआ था, शर्म का अथवा डर का। मैं कुछ बोल भी नहीं सका। तुम कुछ जवाब नहीं देते, उसी ने फिर कहा। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे मन की हालत समझ सकता हूं। अच्छा, तो अब मैं चला। इतनी जल्दी? मैंने धीमी आवाज में कहा। कारण मैं उससे चाहे जितना भयभीत रहा हूं, लेकिन उससे भी अधिक मैं अपने आप से डर रहा था। हां, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं फिर आऊंगा। मेरी प्रतीक्षा करना। और वह चला गया। लेकिन क्या वह सचमुच चला गया? मैंने उसे जाते हुए नहीं देखा। वह इतनी तेजी से और खामोशी से गायब हो गया जैसे छाया। मैं वहीं बाग में बैठा रहा, जाने कितनी देर तक। और ना मुझे ठंड का पता था, ना इस बात का कि सूरज उगाया है और पेड़ों की बर्फ से ढकी टहनियों पर चमक रहा है। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।